हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है छोटकी बुआ पार्ट 4। और कोई बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। बुआ ने फूफा जी के भविष्य निधि के पैसों से उसे फलों का बिजनेस शुरू करवा दिया। बाजार के ठीक बीचों बीच उन्हें दुकान भी बहुत कम पगड़ी पर ही मिल गई थी। विभास ने अपनी मेहनत से बहुत जल्द ही अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि कानपुर के सफल व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगी। बुआ दोनों बेटों की तरक्की देख अपने बीते दिनों को भूल गई। कहते हैं ना कि खुशी के दिन बहुत थोड़े होते हैं। बुआ ने अपने छोटे बेटे विभास की शादी कविता से करवाई और उसके आते ही कुछ दिनों बाद ही घर का माहौल बिगड़ने लगा। अपने पिता के पैसों का उसे बहुत घमंड था। उसने आते ही हर चीज में नफा नुकसान देखना शुरू कर दिया। घर के खर्च को लेकर दोनों बहुओं में खींचतान होने लगी। कविता ने अपनी माँ की सह पर विभास के कान भरने शुरू कर दिए कि वह अपना अलग घर ले ले। विभास के पास इतने पैसे तो थे कि वह अपने लिए एक फ्लैट खरीद सके। उसने 3 बीच का फ्लैट खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में चला गया। बुआ दोनों बेटों के बीच फंस कर रह गई। अचानक घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 12 बज गए थे। लंच का समय हो गया था और सारा काम टेबल पर बिखरा पड़ा था। वास के मैंने आते ही कहा था कि थोड़ा काम निपटा कर जाऊंगी और अभी बास ने काम मांग लिया तो मैं क्या करूंगी। फिर बुआ के पास भी जाना है। तभी ख्याल आया कि अस्पताल में फ़ोन करके बुआ का हालचाल पूछ लूं। अस्पताल में फ़ोन लगाया तो पता चला कि बुआ को अब तक होश नहीं आया था। शायद उन्हें 1-2 बोतलें खून की चढ़नी पड़े। बदन में खून इतना कम था कि बेहोशी टूट ही नहीं रही थी। अस्पताल के ब्लड बैंक में फ़ोन कर खून की 2 बोतलें मंगवाई और बुआ को चढ़ाने के लिए कहकर मैं बॉस के कैबिन में पहुंची और बुआ की हालत के बारे में बताकर हाफ डे लेकर 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गई। बुआ को खून चढ़ रहा था। चेहरा बिल्कुल पीला जर्द सा था। स्टूल खींचकर उनके बेड के पास बैठ गई। बूंद बूंद खून बुआ के रगों में समा रहा था। अपना कतरा कतरा खून देखकर बुआ ने दोनों बच्चों की परवरिश की थी, पर क्या वे बुआ के खून की कीमत समझ पाए थे। बड़े फूफा जी की 13वीं वाले दिन एकांत पाते ही मैंने बुआ से उनकी उदासी का कारण पूछा था। हमेशा मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने वाली बुआ उस दिन कुछ कहने की बजाय फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते बुआ ने जो बताया उसका सारा ये था कि बुआ अब बेटों के लिए बोझ हो गई थी। एक दिन बुआ की चचेरी ननंद अपने बच्चों के साथ उनके घर आई। पहली बार उनकी नंद अपने बेटे बहू को लेकर आई थी, अतः जाते वक्त उनके हाथ में कुछ देना जरूरी था। बुआ ने अपने बेटे से रुपये मांगे तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि जिस बेटे को आपने बिजनेस शुरू करके दिया है, पापा के भविष्य निधि के सारे पैसे खर्च कर दिए, उसी से मांगिए। मैं नौकरी पेशा आदमी इतना फालतू खर्च नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल लेने देने का रिवाज नहीं रहा और ये काफ़ी नहीं है कि मैं आपको अपने घर में रख कर आपका खर्च उठा रहा हूँ। पर बेटे, मैंने तुम्हें भी तो तुम्हारे पापा की नौकरी दिलवाई है। उन्हीं दोस्तों की दौड़ धूप और उनके क्लाइंट मिलाकर ही तो ये घर मिला है। नौकरी दी है तो कौन सा एहसान किया है। मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ ना, और घर भी मेरी बदौलत है, ना कि पापा की बदौलत। बुआ इससे आगे और न सुन सकी। ओहो, जिसे वे अपना घर समझ रही थी वह भी उनका नहीं था। अब तो वह उनके बड़े बेटे और बहू का था। बुआ ने अपना सामान उठाया और अपनी नंद से यह कहकर, जीजा जी मैं आपके साथ चलती हूँ, आप मुझे विभास के पास छोड़ दीजिए, बहुत दिन हो गए
उससे मिले हुए उन्होंने अपनी ननद को यह एहसास नहीं होने दिया कि वे अपने बेटे से गुस्सा होकर घर छोड़कर जा रही हैं। पर उनकी ननद ने उनके बड़े बेटे की बातें सुन ली थीं और वे भी अनजान बनी रहीं, क्योंकि वे भाभी को और दुखी नहीं करना। बुआ की नंद और उसका बेटा बहू उन्हें विभास के घर छोड़कर और उन्हें अपने घर आने का न्योता देकर जल्द ही फिर मिलने की बात कहकर अपने घर चले गए। विभास घर पर नहीं था, वह अपनी दुकान पर गया था। कविता घर पर अकेली थी। अपनी सास को अचानक वहां आया देख वह शक पका गई। आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोली, माँ अचानक से कैसे आना हुआ? क्या भैया छोड़कर गए थे? वे अंदर क्यों नहीं आए? नहीं, प्रभास नहीं आया। मैं तुम्हारी रज बुआ और उनके बेटे बहू के साथ आई हूँ। वे इसी रास्ते से जाने वाले थे, इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए, तो चलो इसी बहाने तुम लोगों से मिल आती हूँ। कविता ने पहले तो उनका स्वागत हंसकर किया, पर जब उनका सूटकेस देखा और पता चला कि भैया से गुस्सा होकर आई हैं, तो उनके भी तेवर बदल गए। पर प्रकट में बड़ी मिठास से बोली, माँ ये भी आपका ही घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। पर भैया जी को आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उन्हें कविता की बातें सुनकर दिल को सुकून मिला। लगा कि अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें दूसरों का मोहताज बनकर रहना पड़े। कविता ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया और आराम करने को कहकर अपनी मम्मी को फ़ोन पर सारी राम कहानी सुना दी। रात को विभास काम से वापस आया तो माँ को देखकर हैरान हो गया। माँ कैसे आई आप? आपने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने के लिए आ जाता। अब तो आ गई हूँ, अब यहीं रहूँगी तुम्हारे पास, उन्होंने विभास को जवाब दिया। रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया, फिर वे सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। विभास उन्हें रजाई उड़ाकर आराम से सोने के लिए कहकर अपने कमरे में आ गया। वे सोने ही जा रही थी कि अचानक उन्हें याद आया कि बहू उनके पास पानी रखना तो भूल ही गई। वे रसोई से पानी की बोतल और गिलास लेकर आ रही थीं कि अचानक बेटे बहू की बातें सुनकर उनके कान खड़े हो गए। कविता विभास से कह रही थी कि अब माँ के चलते हमें कहीं आने जाने में बंदिश हो जाएगी, ना हम किसी के घर जा सकते हैं और ना ही किसी को अपने घर बुला सकते हैं। उनका मन हुआ कि अभी अंदर जाकर उनसे कहें कि मेरे रहते तुम्हें कोई बंदिश नहीं होगी, तुम लोग जहाँ जाना चाहो, जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो।